हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएससी अनसॉल्व टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल सीरीज़। और आज हम आरबीएससी के चैप्टर नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 to 11 परफॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए चार्ज क्यू इज इन ए स्फीयर एंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। On reducing the radius of sphere by half, the change in the flux is। हिंदी में बात करते हैं। एक गोले में आवेश Q स्थित है तथा इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना परिवर्तित होगा। तो ये कह रहा है कि एक गोला है, एक स्फीयर है और इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q, और इस समय इससे जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कह रहा है अगर आप गोले की रेडियस को हाफ कर दो, आप स्फीयर की रेडियस को हाफ कर दो, गोले की त्रिज्या को आधी कर दो, मतलब ऐसे कर दो, तो अब जो नया फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि गोले में अभी भी आवेश कितना है, Q ही है। पहले भी आवेश कितना था, Q। तो कहने का मतलब आपको मैंने बताया था कि एक गोला है जिसकी रेडियस है R और इसमें आवेश Q है, और दूसरा गोला है जिसकी रेडियस R/2 है, मतलब आधी है, और इसमें भी आवेश Q है। तो जो फ्लक्स होता है, जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो केवल Q पर डिपेंड करता है, आवेश पर निर्भर करता है। गाउशियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। इंग्लिश में गाउशियन सरफेस की साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो चाहे रेडियस R है, चाहे रेडियस R/2 है, चार्ज तो उतना ही एंक्लोज है। चार्ज कितना एंक्लोज है, Q। आवेश कितना परिबद्ध है, Q। तो आंसर आएगा अनचेंज्ड। फ्लक्स डज नॉट चेंज, फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। समझ में आ गई? क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो किस पर निर्भर करता है, Q पर। ये क्लियर हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट फ्लक्स ड्यू टू ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड इन एयर। एक यूनिट चार्ज है, मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी है, यूनिट चार्ज का मतलब चार्ज की वैल्यू है 1 कूलम, और वो एयर में प्लेस्ड है। उसके कारण कितना फ्लक्स पास होगा, उसके कारण कितना फ्लक्स पास होगा। ये कह रहा है वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें आवेश की मान कितना दिया हुआ है, चार्ज की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कूलम, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है यूनिट चार्ज। ये कह रहा है इकाई धनावेश, मतलब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, Q की वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स। ये क्लियर हुआ आपको? तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी। ये बी, एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर are A and B, when these are charged with same surface charge density, the ratio of electric field intensity at their surfaces is। ओके, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B है। इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। ओके, तो आप याद कीजिए कि चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये आवेशित गोला है, इस पर आवेश है प्लस 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 प्लस। इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो याद करो, किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हिंदी में बोलेंगे, किसी भी आवेशित गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सुनते रहना। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रही। इसमें फॉर्मूले में क्या है, एक तो सिग्मा है और एक एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट वैसी कांस्टेंट है, इसका मतलब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किस पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर। सुनते रहना। अब ये कह रहा है दो चालक गोले हैं, दो कंडक्टिंग स्फेयर है, तो एक कंडक्टिंग स्फेयर यहाँ बनाते हैं, एक कंडक्टिंग स्फेयर यहाँ बनाते हैं। ये कह रहा है एक की रेडियस है ए, तो इसकी रेडियस लेते हैं ए और इसकी रेडियस लेते हैं बी। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशो फाइंड करना है। तो इसकी सतह पर इसको लेते हैं EA, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो स्फेयर जिसकी रेडियस B है उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसकी सरफेस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा ही है, तो इस पर भी कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम EA और EB का अगर रेशो फाइंड करेंगे, EA और EB का अनुपात निकालेंगे, तो ये दोनों सेम है। तो अब करेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, हो जाएगा एप्सिलॉन सिग्मा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि ये सेम है। इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1:1। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फेयर्स आर A एंड B व्हेन दीज आर गिवन सेम चार्ज। पिछले क्वेश्चन में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इस बार सेम चार्ज है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेसेस इज। ओके, दो चालक गोलों की त्रिज्याएं A एवं B हैं, इन्हें समान आवेश से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। ओके, तो देखिए इस बार क्या है, वापस से वही दो चार्ज स्फेयर हैं और इसकी रेडियस है A और इसकी रेडियस है B। अब क्या होता है, फॉर्मूले को अगर ध्यान देना तो किसी भी चार्ज स्फेयर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी और KQ बाय R² भी। ठीक है, अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाना, अगर आपके पास चार्ज और रेडियस है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस बार हमें कह रहा है चार्ज, हमें गिवन है चार्ज और रेडियस, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे इसका, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। समझ में आई बात? क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसी गोले की सतह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट भी सूत्र होता है और KQ बाय R² भी सूत्र होता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आवेश और त्रिज्या। तो आवेश और त्रिज्या वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला। तो हम इस बार ये वाला सूत्र लेंगे। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, ओके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अब दोनों पर ध्यान रखिएगा चार्ज सेम है। इस पर भी अगर सरफेस पर चार्ज Q है तो इस गोले के सरफेस पे भी चार्ज कितना है, Q है। दोनों स्फेयर पर सरफेस पर चार्ज Q है, सेम चार्ज है। तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होएगा, फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R²। तो K चार्ज कितना है, Q अपॉन में रेडियस कितनी है, A² और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, EB इक्वल्स टू KQ अपॉन में रेडियस कितनी है, B, तो कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में B²। ये क्लियर हुआ आपको, KQ अपॉन A² और ये हो जाएगा KQ अपॉन B²। अगर हम दोनों का रेशो लें, क्या लें, रेशो मतलब EA डिवाइड बाय EB कर दें, तो EA की वैल्यू बताइए क्या है, EA की वैल्यू है KQ अपॉन में A² मल्टीप्लाई EB अपॉन में है, तो इसकी वैल्यू को उल्टा लिखेंगे इसको B² अपॉन में KQ से KQ कैंसिल, तो EA अपॉन EB कितना आ गया आपके पास आ गया B² अपॉन A²। तो B² अपॉन A² का मतलब है B रेशो
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर रेशो ए स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर वेरीज विद 1/r एज शॉन इन फिगर। एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/r के साथ परिवर्तन आरेख है। 1/r के साथ परिवर्तन आरेख है, सुनते रहना ढंग से। E इक्वल टू कितना होता है, 2k लैम्डा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर के कारण, अनंत आवेशित तार के कारण, जो हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा था, गाउस के लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था, तो फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। ये भूलना मत कभी, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2k लैम्डा बाय आर। अभी हमने हिंदी मीडियम में तो लेटेस्ट अभी पढ़ ही रहे हैं हम, 2k लैम्डा बाय आर। ओके, अब क्या होता है, 2k लैम्डा यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि कह रहा है 1/r के साथ क्या चेंज हो रहा है, तो अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r। क्वेश्चन में कह रहा है 1/r के साथ परिवर्तन, r के साथ नहीं। अगर r के साथ बोलता तो मैं कहता, अगर मुझे r लेना है तो मैं बोलता E व्युत्क्रमानुपाती है r के। E और r देखो व्युत्क्रमानुपाती है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r के। लेकिन अगर 1/r के साथ देखना है तो 1/r के साथ तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं या तो ऐसे बोलूँगा, अगर मुझे केवल r बोलना है तो मैं बोलूँगा E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, लेकिन मुझे 1/r पूरा लेना है तो मैं बोलूँगा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। हिंदी में अगर मुझे केवल r लेना है तो मैं बोलूँगा E व्युत्क्रमानुपाती r है, लेकिन मुझे 1/r पूरा लेना है तो मैं बोलूँगा E समानुपाती 1/r। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r, और 1/r और E एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ 1/r में और E में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात आएगी, और E और 1/r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी दो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनके बीच में खींचती है स्ट्रेट लाइन, हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, सीधी रेखा खींचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं, यहां पे देखिए, ए स्क्वायर इज सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ए लाइन ड्रॉन इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर विल बी, स्फेयर नहीं स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, तो क्वेश्चन में ही मिस्टेक आ गई है, तो ये स्क्वायर कर दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन देख लिया अच्छी तरह से। हिंदी मीडियम में देखते हैं ये क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में देखिए ये क्वेश्चन। क्षैतिज के समांतर स्थापित एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक वर्ग चित्रानुसार इस प्रकार स्थित है कि वर्ग के तल पर खींची गई रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वर्ग की भुजा A है तो वर्ग से पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? वर्क फ्लक्स थ्रू द स्फेयर, फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ओके, अब सुनिए, ये एक स्क्वायर है और ऐसे फ्लक्स जा रहा है, ये आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, और डायग्राम को हम और बड़ा करते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं इसको। ओके, अब आप देखिए, वो सब बात सही है कि इसके यहाँ से इसके प्लेन से कितना डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रहा है। लेकिन आप देखिए, जितनी ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये क्या हो रही हैं, ये स्क्वायर से बाहर जा रही हैं, आउटवर्ड। तो ये लाइन कितनी है, ये क्या जा रही हैं, आउटवर्ड। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं बाहर की ओर जा रही हैं, जो बाहर की ओर जाती हैं उनको बोलते हैं निर्गत रेखाएं। क्या बोलते हैं? निर्गत, जो आउटवर्ड जाती हैं। और ये वाली हम कह सकते हैं ये आउट गोइंग है, ये बाहर निकल रही हैं, और ये वाली अंदर जा रही हैं। देखो,
ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये अंदर जा रहा है तो इनको बोलेंगे हम इनकमिंग। जो अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं? इनकमिंग। इनकमिंग कॉल होती है ना, जो आती है वो इनकमिंग, और आउटगोइंग जो हम करते हैं तो ये आउटगोइंग, ये इनकमिंग। इनकमिंग का मतलब होता है हिंदी में निवेशी। क्या मतलब होता है? निवेशी, जो आ रही हो। अब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है। फ्लक्स तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स हो जाएगा ज़ीरो। ये बात समझ में आई आपको? चाहे एंगल कुछ भी है, जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा नेट फ्लक्स? ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। क्लियर हुआ इतना आपको? ओके, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। ये कंप्लीट हो गए हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और अब हम स्टार्ट कर देंगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस।